32 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी रातों रात $0 पे आ जाती है। बिलियनर इंडेक्स में शामिल वो शख्स जिसकी नेटवर्थ $1 बिलियन से $3 तक आ जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे क्रिप्टो की, और क्रिप्टो में मौजूद क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो मासूम शख्स आपको दिख रहे हैं, ये हैं उस एक्सचेंज के मालिक जो रातों रात $0 पे आ गई है। मैं हूँ हुमैर, और मैं बात करूँगा कि ये कौन है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है सैम बैंकमैन-फ्राइड। इसको हम SBF भी कह सकते हैं। तो ये जो पीछे FTX दिख रहा है ना, ये इसके ऑनर हैं। तो ये क्या करते हैं भाई, इन्होंने ऐसा क्या तीर मार लिए जो रातों रात ये बिलियनर बने, उसके पास $0 पे आ गए। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या करते थे, इनका बैकग्राउंड क्या है। तो ये एक MIT ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ़िज़िक्स में ग्रेजुएशन की, और इनका प्रोफेशनल करियर स्टार्ट होता है 2014 के अंदर एज अ ट्रेडर के तौर पे। ट्रेडिंग में वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इतना ख़ास उनका करियर जाता नहीं ट्रेडिंग के अंदर। तो 2017 के अंदर वो कोई अल्माइडा रिसर्च की नाम की कंपनी लॉन्च करते हैं, जो कि एक ट्रेडिंग फर्म की कंपनी होती है। उसमें वो क्या करते थे, वो इन्वेस्टर्स को जाके पिच करते थे कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट लेके इसको लेवरेज ट्रेडिंग करेंगे, या फिर आर्बिट्राज ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे। तो वो इस तरह की फर्म बनाते हैं जो इन्वेस्टर्स को पिच करके उससे पैसे लेके और उनके प्रॉफिट बनाती थी। 2018 के अंदर ये आर्बिट्राज ट्रेडिंग के मास्टर्स बन जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो इनकी जो डेली अर्निंग होती है वो $2.5 मिलियन इनकी डेली अर्निंग होती है इस आर्बिट्राज ट्रेडिंग से। अभी आर्बिट्राज आप सुन रहे हैं कि होता क्या आर्बिट्राज ट्रेडिंग, तो इसको मैं आपको सिंपल वे में समझा दूं। आर्बिट्राज ट्रेडिंग बेसिकली वो ट्रेडिंग होती है, अगर मैं मिसाल के तौर पे इजी वे में समझाऊं, मैं इस वक्त कराची में हूँ। कराची में सपोज़ के तौर पे एक टमाटर की प्राइस, 1 किलो टमाटर की प्राइस है ₹10। अब वही टमाटर की प्राइस अगर कोयटा में हो, वो है ₹15 किलो। आप क्या करते हैं, उस टमाटर को कराची से उठाते हैं और कोयटा में सेल कर देते हैं, तो आपको एक ₹5 का एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्रॉफिट मिलेगा। तो इसको कहते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग। तो इसी तरह क्रिप्टो में भी होता है। अगर मिसाल के तौर पे बिटकॉइन की कीमत है $1000, तो वही बिटकॉइन अगर KuCoin पे अगर मिल रहा है, वो मिल रहा है $1020 का। आपने वो बाइनेंस से उठाया $1000 और वो आपने KuCoin पे सेल कर दिया, तो आपको $200 का एक आर्बिट्राज प्रॉफिट होगा। इसको कहते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग। तो जिस तरह आर्बिट्राज ट्रेडिंग में उन्होंने प्रॉफिट कमाया, इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया, तो SBF एक क्रिप्टो के एंथुसियास्ट के तौर पे सामने आते हैं, एक इन्फ्लुएंस के तौर पे सामने आते हैं क्रिप्टो के अंदर। उनकी बहुत अच्छी लोग इज्जत करने लगते हैं क्रिप्टो के अंदर। और अल्माइडा रिसर्च एक ट्रेडिंग फर्म के साथ साथ एक वेंचर कैपिटल बन जाता है, जो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिस तरह नए नए स्टार्टअप्स बनते हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट करती थी अर्ली इन्वेस्टर के तौर के ऊपर। जिस तरह सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो अल्माइडा रिसर्च की है वो सोलाना है। सोलाना क्या है, आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं सोलाना क्या है। तो सोलाना के बारे में जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की अल्माइडा रिसर्च, जिसके बाद वो और ज़्यादा ग्रो हुई। 2019 के अंदर SBF जो कि अल्माइडा रिसर्च के ऑनर हैं, फाउंडर हैं, वो और उनकी टीम ये सोचती है कि हम मिलके अपनी खुद की एक्सचेंज बनाते हैं, जिसमें हम अपनी खुद की ट्रेडिंग करते हैं। और इसके वो ट्रेडिंग फर्म से ज़्यादा उसमें हम स्टॉक मार्केट भी मतलब स्टॉक भी इन्वॉल्व करेंगे और भी चीज़ें में इन्वॉल्व करेंगे। तो वो उनकी इस माइंडसेट से वो एक एक्सचेंज खोलते हैं जिसका नाम होता है FTX। ये पीछे आप लोगो देख रहे हैं FTX का, वो ये एक्सचेंज ओपन करते हैं 2019 के अंदर, अप्रैल 2019 के अंदर। तो उसके जो 2019 में जब ये लॉन्च होती है, उसके जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, इसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है। सबसे इन्वेस्टमेंट में बड़ा नाम होता है बाइनेंस के CEO होते हैं CZ। वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हम क्रिप्टो को एज अ टुगेदर इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे। तो वो इस तरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बिलियंस के इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट ये करते हैं CZ, ये इन्वेस्टमेंट आगे जाके SBF के लिए ऐसा चेकमेट साबित होती है, और ये मैं आपको वीडियो में और डिटेल में समझाऊंगा। तो जिस तरह 2019 में FTX का आगाज़ हुआ, और FTX के आगाज़ के साथ 2020 के अंदर FTX ने अपनी एक ब्रांच खोली US के अंदर, FTX US के नाम से, जो कि स्पेशली US क्लाइंट के लिए होती है। वो उनका खोलने का जो मकसद था, को US में रेगुलेशन करवाना चाहते थे अपने क्रिप्टो एक्सचेंज की, जो कि अभी तक किसी को नहीं मिली US के अंदर। तो वो इस तरह एक लेके चले कि मैं एक रेगुलेटरी क्रिप्टो करेंसीज़ को बनाऊंगा। 2020 में जो उन्होंने FTX US खोली, उसके बाद उनकी
लगातार पार्टनरशिप स्पॉन्सरशिप चलती थी। जो आप क्रिकेट मैच देखते हैं उसके पीछे FTX के लोगो चल रहे होते हैं। तो FTX ने ICC के साथ पार्टनरशिप की। FTX ने बेस्ट स्पोर्ट्समैन टॉम ब्रेडी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसको FTX की इक्विटी दी। और आगे चल के FTX एक पॉलिटिक्स भी एक मतलब एक अंदर से पॉलिटिक्स भी जादू झागा उनका कि पॉलिटिक्स में भी वो आएंगे। तो 2020 में उन्होंने मतलब जिस तरह मिड टर्म आ रहे थे 2022 के अंदर उन्होंने बाइडन की पार्टी डेमोक्रेट्स को सपोर्ट किया, उनको डोनेशन की। जिस तरह इस सब को लेके के वो एक SBF एज अ मीडिया डार्लिंग बन के सामने आते हैं। और SBF को एज अ मीडिया डार्लिंग के तौर पे उनको बताया जाता है कि यंग 29 ईयर ओल्ड जो कि बिलियनर बन जाते हैं रात मतलब 3 साल के अंदर उनका $1 बिलियन का बिजनेस खड़ा हो जाता है और वो बिलियनर इंडेक्स में शामिल हो जाते हैं जो कि 110 लिस्ट के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अब वो $1 बिलियन का इंडेक्स जिसका फॉर्ब्स का आर्टिकल आप देख रहे हैं, रूटर्स का आर्टिकल देख रहे हैं, ब्लूमबर्ग का आर्टिकल जो उन पे आर्टिकल्स लिखते हैं और उनको बोलते हैं कि नेक्स्ट वॉरेन बफेट है, ये नेक्स्ट ये है। तो मतलब काफ़ी एक हाई बन जाती है SBF की और ऐसा क्रिप्टो के और अंदर और इन्फ्लुएंस इन पर जाग जाता है। और अल्माइडा रिसर्च, FTX US इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। और ऐसा क्या हुआ कि वो पूरा एम्पायर रातों रात कलेप्स हो गया, रातों रात बैंकरप्ट हो गए। तो इसके बारे में बहुत डीप में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट जो इस पूरी जो एम्पायर है उसको गिरने में सबसे पहले जो किरदार होता था वो है लूना क्रैश। मतलब लूना का जब कोलैप्स होता है, लूना बर्बाद हो जाता है, लूना टोकन। आप सब वाकई में लूना की जिस तरह हाई हुई, लूना जिस तरह कोलैप्स हुआ वो सब बाकी में। जब लूना कोलैप्स होता था क्रिप्टो मार्केट से $60 बिलियन का लॉस होता, ह्यूज लॉस होता है। उसके साथ साथ जो लूना क्रैश होता है ना, तो लूना अकेला क्रैश नहीं होता, लूना के साथ सारी कंपनी जो लूना के सपोर्ट में थी, मतलब लूना को स्टेक किया हुआ था, लूना में इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी बैंकरप्ट होती हैं। जिसमें से सेल्सियस, 3CA, ब्लॉकफाई, वोयार के डिजिटल एसिड, तो मतलब ये सब कोलैप्स हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाते हैं लूना की वजह से। तो क्रिप्टो में एक बहुत ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, हाइप आ जाती है कि अब तो क्रिप्टो बर्बाद हो गया, मतलब ना तबाह हो जाता है। उस बिटकॉइन $17,000 पे आ जाता है, मतलब एक ह्यूज डाउन ट्रेंड आता है। और जिस तरह आप कहते हैं ना कि एक बर्बाद जगह के अंदर अगर कोई एक बंदा अच्छा काम करे तो वो सुपरमैन बन जाता है। तो उसी सूरत में SBF आते हैं एज अ सुपरमैन के तौर के ऊपर। ये सुपरमैन आगे जाके बैटमैन भी बनते हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे सुपरमैन कैसे बने। जिस तरह क्रिप्टो के अंदर डाउन ट्रेंड आया, क्रिप्टो में अंदर काफ़ी कंपनीज कोलैप्स हुई, तो उन्होंने आके उनको सहारा दिया, जो कि 2 लेंडर कंपनी थी, सेल्सियस और ब्लॉकफाई, जो उनको उन्होंने लोन दिया कि आप अपने जो क्रिप्टो के जो कंज्यूमर है, आपके जो वेबसाइट के आपकी जो उन्होंने लैंडिंग की है, उनको आप अपना फ़ंड जो कस्टमर है उनका फ़ंड रिलीज़ करें, आप उनको दें। तो ऐसा है ना सुपरमैन के तौर पर उन्होंने ये काम किया। और रूटर्स की एक रिपोर्ट आती है, जिस तरह उन्होंने वोयार कैपिटल और ब्लॉकफाई, सेल्सियस उनको सपोर्ट किया, तो अल्माइडा बैंकरप्ट हो जाती है। ये रूटर्स की रिपोर्ट है कि अल्माइडा के पास एक ह्यूज अल्माइडा का लॉस होता है इन सब की वजह से। और फिर ये भी कहते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर कि FTX ने अपनी अल्माइडा रिसर्च को एज अ FTT कोलेट्रल के तौर पे लोन रखवा देता है। एज अ FTT कोलेट्रल रखवा देता है। कोलेट्रल मतलब उसको इसके तौर पे एक, जैसे मिसाल के तौर पे हम बैंक में जाते हैं, बैंक में हम किसी से लोन लेते हैं, लोन के बजाय आपको फिर कुछ ना कुछ रखवाना पड़ जाता है, तो आप उसको ऐसा कोलेट्रल रखवाते हो उस लोन की सूरत के अंदर। तो वो FTT टोकन जो FTX एक्सचेंज है उसका एक टोकन होता है FTT, जो उसका नेटिव टोकन होता है। FTT टोकन क्या होता है, FTT के थ्रू आप एक्सचेंज की जाके उसमें ट्रेडिंग फ़ीस माइनस, मतलब ट्रेडिंग फ़ीस का फ़ायदा हो जाता है, उसमें जाके आप स्टेक करें, उसको आपको स्टेकर का APY मिलता है। मतलब ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिससे आपको FTX टोकन का मिल होता है। वही टोकन जो FTX एक्सचेंज को होता है वो अल्माइडा रिसर्च को एज अ कोलेट्रल चला जाता है कि आप कोई बैंकरप्ट नहीं हो, मैं आपको टोकन दे रहा हूँ, इस टोकन की वर्थ है $2 बिलियन, मैं आपको $2 बिलियन की टोकन वर्थ दे रहा हूँ, आप कोई बैंकरप्ट नहीं हुए। तो वो इस तरह अल्माइडा रिसर्च को सपोर्ट करते हैं FTX। जिस तरह ये बैंकरप्ट होने के बाद इनके साथ अल्माइडा का ये जो सस्पेशन हुई, तो FTX एज अ ने अल्माइडा रिसर्च को भी अपना बचाया है, दिखाया नहीं किसी को कि अल्माइडा रिसर्च कोलैप्स हो गई, लेकिन इसके बारे में ये रिपोर्ट्स हैं रूटर्स की जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह ये सब हुआ, उसके बाद जो दूसरा पेन पॉइंट होता है ना, वो यहाँ से होता है
जो जिस तरह की कंपनी की सिचुएशन चल रही थी अल्माइडा की, तो उससे 25 अगस्त की वो डेट होती है जब अल्माइडा के सीईओ सैम ट्रेबैकू रिज़ाइन करते हैं। उसके एक महीने बाद FTX US के प्रेसिडेंट अपने अहदे से रिज़ाइन दे देते हैं। अल्माइडा रिसर्च के सीईओ और FTX US के प्रेसिडेंट का बैक टू बैक रिज़ाइन आना, ये एक शौक शुबात का अंदाज़ा करती है कि इस कंपनी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इधर रिज़ाइन आ रहे हैं। और इस चीज़ को कंफर्म यहाँ से होता है कि ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल आता है 17 अक्टूबर को, और इस आर्टिकल में बताया जाता है कि टेक्सास के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन FTX को रोक देता है वाया डिजिटल एसेट को एक्वायर करने के लिए। वो इस बिना पे रोकता है कि FTX कुछ ऐसे काम कर रही होती है जो इलीगल होते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो खैर उसके बाद फिर जैसे नवंबर को आर्टिकल आता है, इन तीन जैसे सीईओ का रिज़ाइन देना, उसके बाद FTX के प्रेसिडेंट का रिज़ाइन देना, उसके बाद ब्लूमबर्ग का आर्टिकल आना, उसके फिर नवंबर 2 तारीख को कॉइनडेस्क का एक आर्टिकल आना जिसमें वो अल्माइडा रिसर्च की बैलेंस शीट है वो उसको रिवील करते हैं। बताते हैं कि 13 जून को अल्माइडा रिसर्च की बैलेंस शीट जो होती है उसके अंदर $5.8 बिलियन के FTT टोकन एज एसेट पड़े होते हैं उधर। अब वो ये होता है कि उनके पास दिखाया होता है कि अल्माइडा रिसर्च के पास $14 मिलियन का एसेट पड़ा है, और जिसके अंदर से 5.8 बिलियन FTT टोकन पड़े हैं, जो कि उस FTX एक्सचेंज टोकन के FTX एक्सचेंज के नेटिव टोकन है। वो उसका ही एक एक्वायर्ड टोकन एज अ कोलेटरल उसके पास पड़ा है अल्माइडा के पास। अब अल्माइडा के इस जो बैलेंस शीट लीक होने के बाद क्यों पैनिक आया? पैनिक इस सूरत में आया क्योंकि जो अल्माइडा के पास एसेट पड़े थे उनकी अब वो वैल्यू नहीं थी, वो इलिक्विडेट की तरफ एसेट जा रहे थे। मिसाल के तौर पे FTT टोकन की जो वर्थ है, मतलब 5.8 बिलियन उन्होंने दिखाया कि FTT टोकन की वर्थ उनके पास है। अब जैसे अगर आज 2 नवंबर को जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उस 2 नवंबर अगर देखा जाए तो 2 नवंबर को उस टाइम पे जो FTT टोकन का मार्केट कैप था वो 3.4 बिलियन मार्केट कैप था, और उनके पास 5.8 बिलियन उनके बैलेंस शीट के अंदर था, वो जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि 5.8 बिलियन मार्केट कैप उनके पास पड़ा है। तो ये 3.4 बिलियन का मार्केट कैप कैसे आ रहा है? मतलब जो 3 से 4 बिलियन की जो इधर एसेट है वो क्या हवा के अंदर घूम रहा है? तो ये एक पैनिक सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये हुआ, और जिस तरह ये आर्टिकल पब्लिश हुआ मार्केट में पैनिक हुआ और लोगों ने सेल ऑफ किया FTT टोकन को। फिर इस मार्केट की जो न्यूज़ है उसको एक ज़्यादा पैनिक 2 नवंबर को कॉइनडेस्क का आर्टिकल आना, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक होता है उस बैलेंस शीट की वजह से जो कि कॉइनडेस्क ने रिवील की, जिसमें 14 मिलियन के जो एसेट दिखाए गए अल्माइडा रिसर्च की, जो कि इलिक्विडेट एसेट थे जिसका वो मार्केट कैप अब नहीं था। वो ये बताता है कि जो एसेट अल्माइडा के पास पड़े हैं वो एसेट एक्चुअल में नहीं है, उसकी वो वर्दी नहीं है। उनके पास कोई कैश एसेट नहीं पड़ा, जो कि ना होने के बावजूद कैश एसेट था, सारा एसेट उनके पास इलिक्विडेट एसेट में पड़ा था। ये न्यूज़ ऐसी पैनिक करी जिसके बाद 6 नवंबर को बाइनेंस ने एक ट्वीट किया। इससे पहले जो अल्माइडा रिसर्च है उसकी प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया कि कॉइनडेस्क ने जो 10 बिलियन के एसेट दिखाए हैं कि वो बिल्कुल गलत दिखाए गए हैं। जो कि कहते हैं ना कि जब कोई चलते हुए रथ के ऊपर एक हथौड़ा रखता है तो उसके बाद फिर उनको एहसास होता है नहीं भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो भी कुछ भुखलाए अल्फाज में कहती है कि नहीं कॉइनडेस्क ने गलत बोला था। कोई सोर्स नहीं बताया कि क्यों गलत बोला, बस ऐसा एक आर्टिकल आ गया अल्माइडा के सीईओ का जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और जिस तरह उसके बाद 6 नवंबर को जो इसके बाद एक ट्वीट आता है बाइनेंस के सीईओ, मतलब बाइनेंस के सीईओ CZ का ट्वीट आता है। वो ट्वीट में कहते हैं कि हम अपना FTT टोकन को लिक्विडेट करने लगे, जो कि और ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है FTT टोकन के लिए, FTX एक्सचेंज के लिए। जिसके बाद मार्केट में बहुत सारे ट्वीट्स आते हैं कि वो FTT टोकन को सेल कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। 6 नवंबर को जैसे बाइनेंस ट्वीट करते हैं उसके बाद वो बताते भी हैं कि मेरी क्यों वजह है इसको सेल करने की, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लूना वाला इंसिडेंट फिर नहीं चाहते। वो जिस तरह लूना का इंसिडेंट हुआ, लूना का इंसिडेंट भी इसी वजह से हुआ जो मैंने आपको पहले मतलब पिछले कुछ वीडियो में बताया आपको कि लूना का इंसिडेंट कैसे हुआ। तो वो लूना का वापसी एक्सपोजर नहीं लेना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ये एसेट लिक्विडेट करने की सोच ली। फिर 7 नवंबर को एक मार्केट में पैनिक सिचुएशन होती है और कॉइनडेस्क का एक ग्राफ आपको शो कर रहा हूँ जिसमें दिखाया जा रहा है कि लोगों ने अपना एसेट FTT एक्सचेंज से कितनी बेदर्दी से निकाला और किस तरह
एसेट FTX से निकल रहा है, किस तरह लोग अपना एसेट निकाल रहे हैं क्रिप्टो के अंदर से, FTX एक्सचेंज के अंदर से। और उसी दिन फिर SBF कहते हैं, जिस तरह पैनिक सिचुएशन फैल रही थी तो SBF कहते हैं कि हम जिस तरह हमारे कंप्यूटर हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एक्सचेंज में ऐसा है वैसा है, लेकिन हम बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल ओके हैं। तो कहते हैं ना कि जब टाइटैनिक कोई कश्ती डूबने लगती है, कोई आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं डूब रहा हूँ मुझे बचाओ, तो हमेशा ऐसे बोलेगा हम कर लेंगे, हम कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल ओके हैं हम। तो कभी भी कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हम डूब रहे हैं। तो वही ट्वीट उनके पास उनका ट्वीट आया कि हम बिल्कुल ठीक है, हमारा कंप्यूटर हमें दबाना चाह रहे हैं। तो 7 नवंबर को जिस तरह ये एसेट निकला FTT टोकन का, एक्सचेंज से जिस तरह कोलेट्रल निकला, लोगों ने अपना एसेट निकाला, तो मार्केट में पैनिक हो गई। फिर 8 नवंबर को जिस तरह FTT टोकन का प्राइस क्रैश किया, वो आपके सामने $17 पर प्राइस क्रैश कर गया FTT टोकन का, जो कि ह्यूज मार्केट कैप उनका निकल गया। मतलब उनके पास अब $2 बिलियन का मार्केट कैप रह गया FTT टोकन के अंदर। और जो उन्होंने अलमाइडा के अंदर शो करवाया कि हमारे पास $5.8 बिलियन का मार्केट कैप है, मतलब उनका एसेट है। तो वो उस एसेट की हैसियत ही कोई नहीं रही। तो 9 नवंबर को एक फिर SBF ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहता है कि हम गिव अप ट्वीट कर देते हैं अपना, कि हम इंसॉल्वेट हो चुके हैं, हमारे पास कैश नहीं है, हम लोगों का एसेट नहीं विड्रॉ करवा सकते। तो विड्रॉजेशन सस्पेंड हो जाती है। फिर और ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होती है, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर तकरीबन 4 दिन के अंदर कोई $200 बिलियन का कैश वाइप आउट हो जाता है। तो कोई ह्यूज डाउन साइड आता है लूना के बाद, जो कि इसका डाउन साइड आया है। उसके बाद जिस तरह ये सिचुएशन फैल रही थी, तो CZ बाइनेंस और SBF के पीछे एक डील हो गई कि बाइनेंस FTX को एक्वायर कर रहा है, इस तरह की न्यूज़ आने लगी। फिर उसके अगले दिन ही बाइनेंस ने कहा कि हम इसको एक्वायर नहीं करने लगे, क्योंकि इसके पीछे और ज़्यादा ऐसे सीन है कि हम इसको अभी हाथ नहीं लगाना चाहते, क्योंकि इस पर US की सिक्योरिटी एक्सचेंज भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। तो वो इस डील से पीछे हट गए। तो मार्केट के लिए ये बुरी न्यूज़ थी। तो CZ के जो एक ट्वीट के ऊपर ये पूरी मार्केट क्रैश हुई, ये पूरी FTT एक्सचेंज कोलैप्स कर गई। एक ट्वीट था जो CZ के पास $580 मिलियन के FTT टोकन थे। अब वो FTT टोकन जिस दिन CZ ने ट्वीट किया 6 नवंबर को, वो उन्होंने पहले ही 5 नवंबर को वो सारा एसेट निकाल लिया था। वो उन्होंने कंफर्म किया एक ट्वीट के ज़रिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ, और उनका कहना है कि मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ सबको बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। सो ये इस तरह का जो 32 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी, जो कि एक ट्वीट CZ के ट्वीट पे, ये बेसिकली CZ के ट्वीट पे ये नहीं हुआ, वो पहले से ही अपना जिस तरह वो चलते हुए आ रहे थे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ग्रोथ लेके आए थे। मतलब इस तरह ग्रोथ की उन्होंने, स्ट्रेट लाइन ग्रोथ कभी भी ग्रोथ नहीं होती। आप जब स्ट्रेट लाइन ग्रोथ करते हैं, इसका मतलब वो फेक ग्रोथ है, वो हाइप ग्रोथ है। इसके अंदर एक हाइप है जो कि किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकती है। 2018 से लेकर 2022 तक जिस तरह उन्होंने बनाया, 2021 तक जिस तरह उनकी जो ग्रोथ हुई, जो कि बहुत ही मैसिव ग्रोथ थी, जिस तरह आपको मैंने आर्टिकल्स दिखाया है कि नेक्स्ट वॉरेन बफेट बनने वाले हैं, फला फला फला। तो ये इस पूरी कोलैप्स से आपको क्या लेसन मिल रहा है? इस पूरे लेसन से मैं इसको समराइज़ कर दूं कि आपको जो लेसन मिल रहा है कि पहले तो बात है कि आप अपने जो एसेट हैं वो किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ना रखें। वो आपके लिए बिल्कुल रिस्क है, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज बेसिकली आपके एक तरीके से बैंक ही हैं। वो भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। इसी वजह से आपके एक्सचेंज के आपके जो एसेट एक्सचेंज में पड़े होते हैं वो एक रिस्क है। जो बंदा इसको ऑन करता है वो बेसिकली सेंट्रलाइज एक्सचेंज, वो एक दुनिया में रहने वाला है, उसको पता है कि मेरे पास ये एक्सचेंज है, मैं इसका मालिक हूँ। तो एक तरीके से एक बंदे के कंट्रोल के हाथ में वो पूरा कंट्रोल चला जाता है। क्रिप्टो का मतलब ही डिसेंट्रलाइज है। हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे उसको रखें, हम मेटामास्क यूज़ करें। उसके बाद जिस तरह ये पूरा इंसिडेंट हुआ, बाइनेंस का जो किरदार रहा, SBF का जो किरदार रहा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि SBF एक ट्रेडर है। एक ट्रेडर एक एक्सचेंज का खोलना, जो कि एक बात को ये अंदेज़ा करती है कि एक एक्सचेंज के जिन्होंने एक्सचेंज खोली वो एक ट्रेडर भी है, बहुत अच्छे ट्रेडर भी हैं। तो ये एक एक्सचेंज खोलना ये एक थोड़ी सी अनोइंग बात है। इसको मैं अगली नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्कस करूँगा। और CZ बाइनेंस ने जिस तरह चेकमेट किया SBF को, वो भी आपके सामने है। जिस तरह एक ट्वीट के ऊपर चेकमेट कर दिया उन्होंने। और SBF का इतना रुझान क्यों हो पॉलिटिक्स में, वो इतना इंटरेस्टिंग क्यों थे पॉलिटिक्स के अंदर, इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड स्टोरी है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपने जो देखी वीडियो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे कमेंट्स आप लाजमी कर दीजिएगा, मुझे बताना कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा और नेक्स्ट पार्ट आप चाहते हैं इसमें हम क्या क्या कवर करें, आप इसमें सब कुछ बताएँ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।